सभी मतदान कर्मियों को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी और तृतीय मतदान पदाधिकारी, इन तीनों का अपना अपना क्या काम है, उन सारे कार्य को आज हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। यह कार्य जो है यानी जो चुनाव का कार्य है, इसमें एक टीम गठित किया जाता है, यानी पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, P1 होते हैं, P2 होते हैं, P3 होते हैं। सबका कुछ कार्य अलग अलग है, लेकिन जिम्मेवारी सबकी होती है कि यह कार्य जो है सही ढंग से संपन्न करवा लेना है। लेकिन कुछ ऐसे भी इसमें मतदान पदाधिकारी होते हैं जो सोचते हैं कि मेरा तो बस यही काम है, इसके अलावा तो और कुछ काम है नहीं। जो काम जिनका है वो अपना समझे। जैसे मान लें कि कुछ ऐसे P1 आ गए, P2 आ गए या P3 शामिल है। उनका कहना है, जैसे P3 कहेंगे हमको तो केवल कंट्रोल यूनिट का बैलेट दबाना है, हमको ये सब से क्या मतलब है कि नहीं। P1 सोचेंगे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का तो फॉर्मेट भरना है, हमको क्या करना है, हमको तो जो मेन काम है वही हम करेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना है, क्योंकि उस टीम में जितने लोग शामिल हैं सबका कर्तव्य है, सबका जिम्मेवारी है कि इस कार्य को सही ढंग से एक दूसरे को हेल्प करके भली भांति इसको संपन्न करवा दें। क्योंकि अगर कि इस कार्य में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो जब कार्रवाई होती है ना, तो उस टीम में जितने भी मतदान पदाधिकारी हैं सब पर कार्रवाई संभव है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या करना है, आपके सभी के कार्य को भली भांति जानना अनिवार्य है। क्योंकि आपको प्रशिक्षण में भी हिदायत किया गया होगा कि कार्य जो है ना, ये सबको जानना जरूरी है। मशीन का सीलिंग करना, मॉक पोल करवाना, किस तरह से कौन सा फॉर्मेट भरा जाता है, ये आपको सबको जानना जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि आपके टीम से किसी ऐसे मतदान पदाधिकारी, जिसे मान लिया जाए कि यहाँ पर P3 जो है, P3 की ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गए कि आप जो वो है ना, वो मतदान स्थल पर पहुँच नहीं पाए, आपको रिजर्व से कहता है कि P3 आपको प्राप्त नहीं हुआ, तो वैसी स्थिति में उसका काम कौन करेंगे, ये जानना जरूरी है। हो सकता है कि आपको जो पीठासीन पदाधिकारी मिले हैं वो पीठासीन पदाधिकारी थोड़ा शिथिल हैं, काम करने में सक्षम नहीं हैं, उनको थोड़ा जो है ना ये पूरा भली भांति समझ में नहीं आ रहा है। तब क्या करेंगे, आप P1 हैं, आपको पूरा समझ में आ रहा है, तो क्या आप उनको छोड़ देंगे? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, उनको सहयोग करना पड़ेगा। सारा जो फॉर्मेट है किस तरह से भरा जाएगा, आप उसको सहयोग करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी सबके कार्य को सबको जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही उपस्थित नहीं हो पाते हैं, रिजर्व से आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्राप्त नहीं हुए, तब क्या होता है, वैसी स्थिति में जो है ना P1 को ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम करना पड़ता है। तो जब हम P1 हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम जानेंगे तभी तो हम भली भांति कर पाएंगे। तो इसलिए आपने दिमाग से ये सब निकाल दीजिए कि हमको केवल अपने ही काम को जानना है, नहीं, हमको सभी काम को जानना है। ठीक है, तो आइए हम बारी बारी से समझेंगे कि कुछ ऐसे कार्य जो हैं जो सबका अलग अलग है। जैसे मान लिया जाए कि P1 का क्या कार्य है। तो P1 जो है किस चीज़ के प्रभारी होते हैं, सबसे पहले ये जानना है। कुछ ऐसे चीज़ है जिसके प्रभारी अलग अलग होते हैं। जैसे P1 किसके प्रभारी हो गए, P2 किसके प्रभारी हो गए, P3 किसके प्रभारी हो गए। तो जो P1 प्रभारी होते हैं ना, वो निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति का प्रभारी होते हैं। निर्वाचक नामावली क्या होता है? निर्वाचक नामावली का मतलब हो गया कि जो वोटर लिस्ट मिलेगा, जिस वोटर लिस्ट में P1 क्या करेंगे कि महिला मतदाता के लिए, पुरुष मतदाता के लिए, अन्य मतदाता के लिए जो चिन्हित करेंगे, टिक करेंगे, घेरा लगाएंगे, तो वही जो होगा ना, वही वोटर लिस्ट चिन्हित प्रति होता है। तो वही निर्वाचक नामावली के वो प्रभारी हो गए। अब इसके बाद आता है कि इनका काम क्या है। तो इनका सबसे पहला काम जो है ना, वो सही मतदाता की पहचान करना। तो सही मतदाता की पहचान कैसे करेंगे? ये व्यक्ति जो P1 जो है उस बूथ के तो है नहीं, तो पहचान कैसे करेंगे? दस्तावेज से करेंगे। जो वोटर दस्तावेज लेकर के आया है, वोटर कार्ड लेकर के आया कि आधार कार्ड लेकर के आया कि बैंक पासबुक लेकर के आया, जो चीज़ लेकर के आता है उस पर उसका फ़ोटो लगा हुआ रहता है। इसके साथ साथ उसमें उसका नाम रहता है, उसके संबंधी का नाम रहता है। उसी तरह से वोटर लिस्ट में भी रहता है कि वोटर लिस्ट में उसका फ़ोटो है, उसका नाम है और व्यक्ति वही है। यही पहचान करना है उसको। ठीक है, यदि कभी कभी ऐसा आता है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि वोटर लिस्ट में बाई मिस्टेक क्या होता है कि फ़ोटो चेंज होता है, व्यक्ति वही है, मतदाता सही है,
लेकिन फ़ोटो किसी दूसरे का चेंज हो गया है, उसकी जगह पर किसी दूसरे का फ़ोटो है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो उसको सही कहते हैं कि वास्तविक मतदाता है, लेकिन फ़ोटो जो है ना वो मिस्टेक से, गलती से कहता है किसी दूसरे का फ़ोटो उस पर आ गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि पहचान करने के लिए आपको पोलिंग एजेंट से भी मदद लेना पड़ सकता है। तो सही पहचान करना है। दूसरी बात है कि निर्वाचक सूची में चिन्हित करना, यानी जो वोटर लिस्ट है उसमें चिन्हित करना है। कैसे चिन्हित करेंगे? तो सबसे पहले क्या है कि जो वो व्यक्ति आएगा, वोटर आएगा, तो उसमें क्या होगा कि उसके पास एक पर्ची होगा, BLO के द्वारा पर्ची जारी किया गया है, तो वो पर्ची लेकर के आएगा तो उसमें उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ रहेगा। तो सीरियल नंबर से क्या करेंगे, वोटर लिस्ट में जहाँ पर उसका सीरियल नंबर है, जिससे मान लीजिए वोटर लिस्ट में यहाँ पर ऐसे इस बॉक्स में बना हुआ है, यहाँ पर 56वां सीरियल नंबर है, ठीक है ना, यहाँ पर इसका फ़ोटो लगा हुआ है। तो इसको चिन्हित कैसे करेंगे? यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है, तो इस सीरियल नंबर में 56वां सीरियल नंबर में जो है उस व्यक्ति का नाम है। तो इस बॉक्स में क्या करना है, यदि वह पुरुष है यानी मेल है, ठीक है ना, तो आपको क्या कर देना है, आपको ऐसे क्रॉस कर देना है, केवल सिंगल क्रॉस करना है, याद रखना है। ऐसा मेल लिखना नहीं, हम यहाँ पर लिख करके बता रहे हैं कि यदि वह वोटर यानी जो मतदाता वोट देने आया है यदि वह पुरुष है तो उसको वोटर लिस्ट में कैसे चिन्हित करेंगे? तो जिस बॉक्स में उसका सीरियल नंबर है, मान लीजिए ये 56वां सीरियल नंबर में है, तो यहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ है, तो इसको क्या करना है, आपको ऐसे केवल एक क्रॉस कर देना है। लेकिन यदि वह महिला है यानी फीमेल है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो उसके सीरियल नंबर में रहेगा बॉक्स, ठीक है ना, जैसे मान लें कि यहाँ पर 58 सीरियल नंबर है, यहाँ पर उसका फ़ोटो है, लेकिन ये वोटर कौन सा है, महिला है, तो महिला के लिए क्या करेंगे, आपको ऐसे क्रॉस कर देना है और जो सीरियल नंबर है उसको आपको ऐसे गोल घेरा लगा देना है, ठीक है। पुरुष के लिए केवल सिंगल क्रॉस करेंगे, महिला के लिए क्रॉस भी करेंगे और सीरियल नंबर को घेर देंगे। इसके बाद है कि मतदाता का क्रम संख्या P2 को बताना, ये कितना सीरियल नंबर पर था वो P2 को बताना पड़ेगा। P2 को बताने से क्या होगा कि P2 मतदाता पर्ची जारी करेंगे, वहाँ पर जो छोटा छोटा जो स्लिप मिलेगा उस पर उनको क्या करना है कि मतदाता पंजी में कितना सीरियल नंबर पर है उसका सीरियल नंबर डालेंगे उसमें, फिर वोटर लिस्ट में कितना सीरियल नंबर जो आप बताएंगे यानी जो P1 जो बताएंगे वही P2 क्या करेंगे कि मतदाता पर्ची में उसको लिखेंगे, फिर मतदाता रजिस्टर में भी लिखेंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है, उस क्रम संख्या को बताना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि EDC मतदाता को निर्वाचक नामावली सूची के अंत में जोड़ना। EDC क्या होता है? EDC का मतलब हो गया कि इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। वैसे मतदाता होते हैं, हो सकता है कोई मतदान कर्मी भी होंगे कि जिस डेट में उनके बूथ पर वोटिंग हो रहा है लेकिन वो अपने बूथ पर नहीं जा सकते क्योंकि उस डेट में वह कहीं ड्यूटी में है। तो जब ड्यूटी में है तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उस बूथ पर जाकर के वो क्या कर सकते हैं, अपना वोट देंगे, तो वो EDC मतदाता कहलाए। तो उनके लिए क्या होता है कि एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो EDC मतदाता में मतदान कर्मी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसी सर्टिफिकेट के सहारे जो है ना वो उस बूथ पर अपना वो वोट देंगे। लेकिन EDC मतदाता के लिए P1 को क्या करना होगा, P2 तो यहाँ पर लिखेंगे, P2 यहाँ मतदाता पंजी में उसको इंडिकेट करेंगे कि EDC मतदाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है कि P1 क्या करेंगे, जो वोटर लिस्ट रहेगा तो वोटर लिस्ट के सबसे लास्ट पेज जहाँ पर वोटर का सीरियल नंबर ख़त्म हो रहा है, जिससे मान लें कि वोटर कितना टोटल वोटर है, मान लें कि 510 टोटल जो है ना वोटर है, ठीक है। तो 510 है यहाँ पर, अब यहाँ के बाद जो है ना एक भी नहीं है, टोटल वोटर कितना है 510। तो सबसे अंतिम जो सीरियल नंबर है वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर EDC वाला को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो EDC वाला को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि उसका विधानसभा का सीरियल नंबर होगा, बूथ का सीरियल नंबर होगा और जिस वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर कितना है वो सीरियल नंबर लिख करके फिर उसका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरह से मान लें कि फिर दूसरा EDC आया, मान लें कि पहला पर था, दूसरा पर आया तो दूसरा को भी इसी तरह से ऐड करना पड़ेगा। कैसे कैसे लिखना है फिर से समझ जाइए। इसमें सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है कि विधानसभा क्षेत्र का संख्या कितना है, बूथ का सीरियल नंबर कितना है, उसके वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर कितना है। क्योंकि ये जो EDC वोटर हैं ये तो कहीं दूसरे बूथ का है, जहाँ ये कहता है कि बूथ पर वोटिंग पड़ रहा है, इस बूथ का तो मतदाता है नहीं, इसी चलते इसमें सब कुछ लिखना पड़ता है। तो लिखना कहाँ है, तो वोटर लिस्ट की जो सबसे लास्ट वोटर है उसके नीचे लिखना है, यानी जहाँ पर सीरियल नंबर समाप्त होता वोटर लिस्ट में उसके नीचे इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है,
प्रत्येक 2 घंटों में डाले गए मतों की संख्या नोट करना है। इस पर P1 को बड़ा एक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि 2-2 घंटे के अंतराल में जो है ना उनको रिपोर्ट देना पड़ता है कि 7 बजे वोटिंग स्टार्ट हुआ है, मतदान वास्तविक मतदान, तो 7 से 9 के बीच में कितना वोट पड़ा, 9 से 11 के वोट में कितना पड़ा, 11 से जो है 1 के बीच में कितना पड़ा। ये जो अंतराल है ना, ये अंतराल में आपको कितने वोट डाले गए उसकी संख्या को देना पड़ता है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह से एक बना लेना होगा एक कागज़ में कि 7 से 9 बजे जो है ना इतना वोट पड़ा, उसमें महिला कितना, पुरुष कितना और प्रतिशत कितना, ठीक है ना। आपको ये तैयार करना पड़ेगा, ताकि क्या होगा कि आपको 2 घंटे के अंतराल में इस रिपोर्ट को देने में आसान होगा। और यही रिपोर्ट जो है वो पीठासीन पदाधिकारी की जो डायरी होती है ना, उस फॉर्मेट में भरा जाता है। तो इसको सही तरीके से इस रिपोर्ट को तैयार करना पड़ेगा। ये था P1 का कुछ कार्य। तो P1 के कुछ कार्य क्या क्या थे। सबसे पहला कार्य क्या था कि सही मतदाता को पहचान करना, यानी उसके दस्तावेज के सहारे और पोलिंग एजेंट के सहारे सही मतदाता की पहचान करना। उसके बाद निर्वाचक नामावली में उसको चिन्हित करना, और फिर जो सीरियल नंबर है क्या करना है, उसको P2 को बताना है। इसके बाद EDC मतदाता को लास्ट में जोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है प्रत्येक 2-2 घंटे के अंतराल में क्या करना है कि ये रिपोर्ट तैयार करना है कि कितना महिला, कितना पुरुष, कितना अन्य वोटर था, उसके बाद कितना प्रतिशत वोट पड़ा, ठीक है। अब जो है P2 के कार्य को देखेंगे। P2 का कार्य क्या होता है। तो P2 का कार्य, P2 किसके प्रभारी होते हैं, तो P2 जो होते हैं वो अमिट स्याही और मतदाता पंजी 17 का प्रभारी होते हैं। अमिट स्याही लगाने का किनका काम है, P2 का काम है। और 17 का जो रजिस्टर है, मतदाता पंजी जो है, इसको भरने का किनका काम है, तो P2 का काम है। तो ये 2 चीज़ के प्रभारी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनका काम है कि बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को जांच कर लेना कि जो वोटर आ रहा है वो कहीं पहले वोट दिया तो नहीं है। तो इसकी जांच कर लेंगे कि उसके हाथ में तर्जनी उंगली में देखना है, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में स्याही लगा हुआ या नहीं लगा हुआ, इसका मतलब वो पहली बार आ रहा है। जब क्या करेंगे, वो दस्तावेज को लेकर के आया तो मतदाता पंजी में क्या करेंगे, उसके रिकॉर्ड को, उसकी सूचना को दर्ज करेंगे, ठीक है ना, कि मतदाता क्या लेकर के आया है, वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर कितना है, मतदाता क्या लेकर के आया, वोटर कार्ड लेकर के आया कि आधार कार्ड लेकर के आया कि ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के आया, उसको क्या करेंगे, इस सूचना को मतदाता पंजी में भरेंगे। इसके बाद फिर क्या है कि मतदाता पर्ची जारी करेंगे, जिस पर क्या होगा कि मतदाता पंजी का सीरियल नंबर लिखाएगा और क्या होगा कि वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर लिखाएगा, और उसके बाद जो है ना नीचे P2 अपना साइन करेंगे। और फिर यही मतदाता पर्ची कहाँ चला जाएगा, तो P3 के पास चला जाएगा, ठीक है। फिर अमिट स्याही लगाएंगे। मतदाता पर्ची जारी करने के बाद उस वोटर को अमिट स्याही लगाएंगे। अमिट स्याही लगाने के बाद ही क्या करना है कि मतदाता पंजी में यानी 17 का रजिस्टर में उस वोटर से साइन लेना है, या क्या करना है कि अंगूठे का निशान प्राप्त करना है। ये हो गया P2 का काम। P2 के बाद आता है P3 का कार्य। तो P3 का कार्य क्या है, P3 किस चीज़ के प्रभारी होते हैं, तो ये कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होते हैं, ठीक है। अब मतदाता पर्ची प्राप्त करना और बंडल तैयार करना, यानी P2 जो मतदाता पर्ची दिए हैं वो किसके पास जमा होगा, तो P3 के पास जमा होगा। और P3 क्या करेंगे, जब 50 बंडल हो जाएगा, 50 पर्ची हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ मतदाता पर्ची जब जारी करेंगे तो P2 बताएंगे, जैसे ही 50 वोट होगा तो P2 बताएंगे 50 वोट हो गया है, आप इसको एक बंडल बना लें। तो 50 का बंडल बनाने से क्या होगा कि उसको पर्ची को सही मिलान करने में, काउंटिंग करने में आसानी होगा। तो इसको क्या करना है, 50-50 का बंडल भी बनाते चल जाना है। फिर क्या होगा कि लगा हुआ अमिट स्याही को फिर से जांच कर लेना है। P3 जांच कर लेंगे कि P2 से ऐसा मिस्टेक तो नहीं हुआ है कि अमिट स्याही लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, CU का बैलेट दबाकर मतदान हेतु अनुमति देना, यानी CU का बैलेट बटन दबाएंगे, उसके बाद अनुमति देंगे वोटर को कि अब जाकर के आप वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएं और वोट दें। इसके बाद फिर क्या है, कुछ नोट है कि मतदान कर्मी की संख्या यदि कम रहती है, ठीक है ना, तो वैसी स्थिति में CU का संचालन कौन करेंगे। जैसे कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि P3 जो है ना, P3 नहीं पहुंच सके मतदान केंद्र पर, तो वैसी स्थिति में क्या है कि आपको जो CU का जो संचालन करेंगे वो पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद है कि P1 को पीठासीन पदाधिकारी का पूरा कार्य जानना अनिवार्य, जैसा हमने पहले ही बता दिया कि क्या करना है कि P1 को पीठासीन पदाधिकारी का कार्य पूरा जानना अनिवार्य है, क्योंकि हो सकता है कि वैसी स्थिति आ जाए कि पीठासीन पदाधिकारी उपस्थित न हो सके।
या हो सकता है कि वो कार्य करने में शिथिल हो, तो वैसी स्थिति में क्या करना है, आपको उसको सहयोग करना पड़ेगा। यदि वह अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में क्या होगा कि आपको पीठासीन पदाधिकारी का कार्य करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये सारा कार्य आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें ताकि और लोगों को इससे मदद मिल सके। यदि इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक को लेकर के अगले वीडियो में।